हेलो स्टूडेंट्स, तो आज यहाँ पर मोनेरा डिस्कस करेंगे हम। किंगडम मोनेरा को अच्छे से, बहुत अच्छे से, ठीक है। मोनेरा के एक एक कैरेक्टर को पढ़ेंगे हम, उसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसी है, उसके अंदर न्यूट्रिशन कैसा है मोनेरा के अंदर, ठीक है, और उसके अदर कैरेक्टर्स कैसे हैं, फ्लैजिला कैसा है उसके अंदर, ठीक है, उसकी शेप्स कैसी हैं, ठीक है। आज हम ये सब कुछ हमारे लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो आप शुरू से लेकर एंड तक वीडियो में साथ में बने रहिएगा और अपने प्रॉपर नोट्स बच्चे साथ में तैयार करते रहना, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं मोनेरा के बारे में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मोनेरा है क्या। तो हम पढ़ चुके हैं मोनेरा RH विटाकर की 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर जो 4th किंगडम है वो मोनेरा है, जिसके अंदर हम बैक्टीरिया को प्लेस करते हैं, ठीक है बच्चे। इतनी बात हमने पढ़ ली थी हमारे बायोलॉजी क्लासिफिकेशन के फर्स्ट लेक्चर में। उसके बाद आता है कि जो मोनेरा है ये क्या है, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। कैसे हैं? मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, इसीलिए मोनेरा को प्रोजीनोट भी बोलते हैं। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है। मोनेरा को क्या बोलते हैं? प्रोजीनोट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इनको प्रोजीनोट? क्योंकि ये क्या है, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है बच्चे। मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं ये, इसीलिए इनको हमने क्या बोल दिया, प्रोजीनोट बोल दिया। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो मोनेरा है ये ऑर्गेनिजम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये ऑर्गेनिजम्स हर जगह पे पाए जाएंगे। दे आर फाउंड एवरीवेयर। कहाँ पे? जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा वहाँ पर ये भी प्रेजेंट होंगे मोनेरा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद आता है कि अगर हम एक मुट्ठी सॉइल की लें, ठीक है, अ फिस्ट ऑफ सॉइल अगर हम लें तो उस सॉइल के अंदर इतने मोनेरन्स होंगे जितनी हमारी पूरी इंडिया की क्या है बच्चे, पॉपुलेशन है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह जो हम एयर ब्रीथ करते हैं, ठीक है, जो हम ब्रीथ करते हैं उसमें जो एयर होती है उसके अंदर भी थाउजेंड्स ऑफ मोनेरन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये दोनों टाइप के होते हैं, जो बॉडी को हार्म भी पहुंचा सकते हैं और बॉडी को बेनिफिट भी करते हैं, ठीक है। तो आपने ये भी बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद आता है ये हमारे पास ये कैसे होते हैं, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। सेकंड मोस्ट कैरेक्टर आ गया इनका क्या, मोनेरन्स का, कि ये कैसे हैं, प्रोकैरियोट्स हैं एंड यूनिसेलुलर हैं, ठीक है बच्चे। तो यूनिसेलुलर मैंने आपको बताया था कि सिंगल सेल के बने होंगे और वही सिंगल सेल इनकी बॉडी में सभी फंक्शंस क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, ठीक। और प्रोकैरियोट्स भी मैंने आपको बताया था, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस। प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस का मतलब है कि इसके अंदर ऐसा न्यूक्लियस होगा जिसके अराउंड न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो ये प्रोकैरियोट्स हैं और कैसे हैं, यूनिसेलुलर हैं। इतनी बात भी क्लियर हो गई, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि ये जो मोनेरन्स होते हैं ये हमने 2 ग्रुप्स में डिस्कस किए थे जब हमने 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ पढ़ा था, ठीक है। रिकॉल कीजिएगा, जब हमने 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ पढ़ा था, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तब हमने वहाँ पे मोनेरन्स जो थे वो 2 ग्रुप्स में डिस्कस किए थे। एक तो आर्कीबैक्टीरिया और एक यूबैक्टीरिया। आ गया ध्यान बच्चे, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। और आर्कीबैक्टीरिया हमें पता है मोस्ट प्रिमिटिव टाइप के हैं ये प्रोकैरियोट्स, ठीक है, और एंशिएंट टाइप हैं। और यूबैक्टीरिया कैसे हैं, ट्रू बैक्टीरिया। यू का मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया, यानी कि कैसे होंगे यूबैक्टीरिया, ये प्रिमिटिव टाइप के हैं प्रोकैरियोट्स और ये थोड़े टिपिकल टाइप के प्रोकैरियोट्स हैं। तो यूबैक्टीरिया में हमने क्या पढ़ा था, सब ग्रुप हमारा बैक्टीरिया आ जाएंगे इसके अंदर, साइनोबैक्टीरिया आ जाएगा, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। उसके अलावा क्या आएगा बच्चे, उसके अलावा माइकोप्लाज्मा, ठीक है। उसके अलावा क्या आएगा बच्चे, ये सब कुछ एटसेट्रा लिख लेते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे आते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखनी है एक बात। अच्छा, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं हम। उसके बाद आता है अगर ये प्रोकैरियोट्स हैं, इनके अंदर न्यूक्लियर जो है वो वेल डेवलप नहीं है, न्यूक्लियस उसके अराउंड न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट नहीं है, तो कैसा है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो जीनोम है यहाँ पर वो क्या है, हमारे पास DNA है। क्या है, DNA है, और वो कैसा है, सर्कुलर है बच्चे। कैसा DNA है, सर्कुलर है, नेक्ड है, और वो फोल्ड हो गया है अपने अंदर ही, और एक क्या बना लेता है, न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इनका जो DNA होता है वो कैसा होता है बच्चे, नेक्ड होता है, ठीक है, सर्कुलर है, नेक्ड है, सर्कुलर है एंड फोल्डेड टू फॉर्म, क्या बना लेता है, फोल्ड होकर न्यूक्लियोइड। क्या बना लेता है बेटा, न्यूक्लियोइड बना लेता है, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियोइड है ये क्या है, ये न्यूक्लियोइड हमारा यहाँ पे जीनोम हो गया, किसका,
प्रोकैरियोट्स का, ठीक है। और ये न्यूक्लियोइड जो है वो अटैच होता है मेम्ब्रेन से, किसके थ्रू, एक मीजोसोम होता है मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, उसके थ्रू ये मेम्ब्रेन से अटैच होता है, एक फोक लाइक वाई शेप्ड फोक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके थ्रू ये मीजोसोम के साथ अटैच होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसका डीएनए का नेचर कैसा है, इतनी बात भी क्लियर हो गई, ठीक है। उसके बाद आता है कि इसके अंदर राइबोसोम कैसे हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर, मोनेरन्स के अंदर आपको ध्यान में रखना है जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S टाइप्स के होते हैं। कैसे होते हैं राइबोसोम्स? 70S टाइप के होते हैं। अब आप पूछेंगे कि मैम ये 70S टाइप राइबोसोम क्या है, ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। राइबोसोम सबसे पहले क्या है, तो राइबोसोम हमारे पास एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, ठीक है, और मेम्ब्रेन बाउंड ना होने के बावजूद भी ये यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होती है और प्रोकैरियोट्स में तो ये होती है नहीं, यानी कि राइबोसोम ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है, विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड होती है ये, ठीक है। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है राइबोसोम। राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है बच्चे जी? राइबोसोम का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस में राइबोसोम्स हेल्प करते हैं और ये राइबोसोम्स 2 टाइप के होते हैं, एक 70S टाइप और एक 80S टाइप। 80S टाइप जो हम देखते हैं वो मोस्ट एडवांस फॉर्म में देखते हैं थोड़ा, लेकिन जो प्रिमिटिव फॉर्म होती है वहाँ पर 70S टाइप का रहता है ये जो राइबोसोम होता है। अब 70S राइबोसोम का क्या मतलब है कि ये फर्दर 2 सब यूनिट से मिलकर बना है 70S राइबोसोम, एक तो 50S और एक 30S, ठीक है बच्चे। आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ, जो इसका दूसरा टाइप होता है 80S वाला, वो भी 2 सब यूनिट से मिलकर बनता है, 60S एंड 40S, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें ये चीज़ डिस्कस नहीं करनी, हमने यहाँ पर ये 70S राइबोसोम पढ़ना है कि 70S टाइप राइबोसोम्स हैं, 2 सब यूनिट्स हैं, 50S और 30S, क्लियर है। इन 2 सब यूनिट से मिलकर ये बनता है और ये क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो यानी यहाँ पर एक बात और क्लियर हो गई कि मोनेरा किंगडम के अंदर जो सेल होगा उसके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होंगी, ठीक है, ये होगा, लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होंगी, सॉरी, लेकिन राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट होगा। भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है सेल ऑर्गेनेली तो ये प्रेजेंट होगी। जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं बेटा, आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, कौन कौन सी होती हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होती है, ठीक है, और भी बहुत सारी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, तो उस टाइप की सेल ऑर्गेनेलीज यहाँ पर एब्सेंट रहेंगी, क्लियर है, ठीक है बच्चे। अब एक बात और आती है इसके अंदर, फ्लैजिला। क्या आता है इसके अंदर? फ्लैजिला आता है बच्चे। तो फ्लैजिला कैसा होगा इसका? अगर तो प्रेजेंट होगा इसके अंदर फ्लैजिला, ठीक है, यहाँ तो हो सकता है नहीं भी हो फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या है? लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, ठीक है, लेकिन अगर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो वो कैसा होगा? सिंगल स्टैंडर्ड होगा। कैसा होगा अगर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा? तो सिंगल स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड को बच्चे मैं डबल एस से डिनोट करूंगी तो आगे आप समझ जाना, ठीक है। तो फ्लैजिला कैसा होगा? अगर प्रेजेंट होगा तो सिंगल स्टैंडर्ड होगा और किस टाइप के प्रोटीन का बना होगा? फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होगा, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, मेड ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फ्लैजिला के अंदर कौन सा प्रोटीन है? तो फ्लैजिलिन प्रोटीन है। और फ्लैजिला कैसा है? सिंगल स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो ये सब बातें आप नोट कीजिए। इसके बाद हम शेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चे। तो हमने ये नोट कर लिया। अब हम इसकी शेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि मोनेरा कौन कौन सी शेप्स में एग्जिस्ट करता है किंगडम मोनेरा के अंदर जो बैक्टीरिया हैं, ठीक। तो बताइए कौन कौन सी शेप्स में मोनेरा जो है वो प्रेजेंट होता है? 5 शेप्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कोकस, बैसिलस, और बताइए, कोकस, बैसिलस, स्पाइरल, विब्रियो एंड स्टोक्ड, ठीक है बच्चे। तो ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हमारी 5 शेप्स, ठीक है। शेप्स या फॉर्म्स किसमें ये जो है प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहला आ गया कौन सा बच्चे? कोकस। सबसे पहला क्या आ गया? कोकस। इनको ध्यान समझेंगे। कोकस का मतलब होता है स्फेरिकल या फिर ओवॉइड शेप, ठीक है। कोकस का क्या मीनिंग होता है? स्फेरिकल या फिर ओवॉइड शेप। ये 2 शेप होती हैं इसकी कोकस में। अब कोकस में कैसे होगा वो देख लेते हैं हम, ठीक है। या तो ये कैसे होंगे? ऐसे सिंपल मोनोकोकस होंगे, ठीक है, यानी सिंगली अकरिंग होंगे, मोनोकोकस होंगे। या फिर बच्चे ये कैसे होंगे? डिप्लोकोकस होंगे, 2-2 के पेयर में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। या फिर ये कैसे होंगे बच्चे? स्ट्रेप्टोकोकस होंगे, यानी कि एक चेन लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। या फिर ये कैसे होंगे?
स्टेफाइलोकोकस होंगे, ऐसे जैसे ग्रेप का बंच होता है इरेगुलर, उस तरीके से प्रेजेंट होंगे स्टेफाइलोकोकस के अंदर, ठीक है, बंच लाइक में प्रेजेंट होंगे। इतनी बात क्लियर है आपको? मोनो, डाई, मोनोकोकस ये क्या है? मोनोकोकस, ये क्या है? डाइकोकस, ये क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस, और ये क्या है? स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। स्टेफाइलो का मतलब क्या हो गया बच्चे? इरेगुलर क्लस्टर, ठीक है। और स्ट्रेप्टो का मीनिंग क्या हो गया? स्ट्रेप्टो का मीनिंग हो गया चेन लाइक, ठीक है बेटा जी। तो ये इन शेप्स में जो है प्रेजेंट होंगे जो कोकस बैक्टीरिया हैं, ठीक। सेकंड है, सेकंड आता है हमारे पास बैसिलस। सेकंड कौन सा आया बच्चे? बैसिलस। तो बैसिलस के अंदर क्या होगा? बैसिलस में इनकी शेप कैसी होगी बच्चे? ये रोड शेप्ड होंगे। कैसे होंगे बैसिलस में? रोड शेप्ड होंगे। तो आप देख लेते हैं इनकी शेप कैसी है। इसके अंदर भी वैसे ही है कि एक तो मोनोबैसिलस हो सकते हैं, ठीक है, या फिर दो दो के पेयर में इस तरीके से डिप्लोबैसिलस हो सकते हैं, ठीक है। कैसे हो सकते हैं? डिप्लोबैसिलस या फिर मोनोबैसिलस, ठीक है, या फिर कैसे होंगे? स्ट्रेप्टोबैसिलस यहाँ पर भी हो सकते हैं बच्चे, बिल्कुल हो सकते हैं, ऐसे चेन में होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? स्ट्रेप्टोबैसिलस, ठीक है। तो मोनोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस, और एक किसके अंदर और फॉर्म आती है? पैलिसेड बैसिलस। पैलिसेड में होगा इस तरीके से, स्टॉक्स में प्रेजेंट होंगे एक दूसरे के ऊपर ऐसे, ठीक है। ये हो गया पैलिसेड बैसिलस। यह पैलिसेड का मीनिंग होता है स्टैक में प्रेजेंट होंगे। किस में प्रेजेंट होंगे? स्टैक लाइक स्ट्रक्चर, एक के ऊपर एक, ठीक है। तो ये आप नोट कीजिए, ये 2 टाइप्स की शेप है इसकी। 3 अभी और हैं जो हम डिस्कस करेंगे, पहले आप इनको नोट करें, ठीक है बच्चे। वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। ओके, तो अब हमारे पास थर्ड शेप आती है, कौन सी बताइए? स्पाइरल। वेरी गुड। थर्ड शेप कौन सी आएगी बच्चे हमारे पास? स्पाइरल, विब्रियो, और एक कौन सी लास्ट में बची? स्टॉक्ड। अब हम ये तीनों डिस्कस कर लेते हैं कि स्पाइरल, विब्रियो, स्टॉक में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पाइरल। स्पाइरल का मीनिंग आपको क्लियर ही है कि स्पाइरल शेप्ड होंगे, ठीक है। कैसे होंगे स्पाइरल में? स्पाइरल शेप्ड होंगे इस तरीके से, ठीक है। स्पाइरल शेप्ड होंगे स्पाइरल में। ओके, यहाँ पर हो सकता है यहाँ पे फ्लैजेला प्रेजेंट हो, ठीक है। फोर्थ कौन सी होगी? विब्रियो। विब्रियो का मतलब क्या होता है? कोमा शेप्ड। ध्यान में रखेंगे, विब्रियो का मीनिंग क्या होता है बच्चे? कोमा शेप्ड। कोमा शेप्ड यानी कि इस तरीके से होंगे ये, जैसे कोमा होता है तो इस तरीके से कोमा शेप्ड होंगे, ठीक है। और लास्ट आया हमारे पास इसका स्टॉक्ड, यानी कि स्टॉक लाइक होंगे। कैसे होंगे? स्टॉक लाइक के बेस होगा, ये होगा रीजन, ठीक है, और ऊपर ये इस तरीके से स्टॉक होगी, तो ये स्टॉक्ड हो गए। तो ये क्लियर है स्पाइरल, विब्रियो एंड स्टॉक्ड। तो 5 हमने शेप्स पढ़ ली मोनेरा में बैक्टीरिया की। कौन कौन सी बच्चे? फर्स्ट पढ़ी थी हमने कोकस, सेकंड पढ़ी बैसिलस, थर्ड हमने कौन सी पढ़ी? स्पाइरल, फोर्थ विब्रियो, एंड फिफ्थ वन इज स्टॉक्ड, ठीक है। तो आप इसको भी नोट करेंगे। क्लियर है बच्चे? तो आपको शेप्स क्लियर हो गई इसकी बैक्टीरिया की। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर फ्लैजिलेशन कैसी होती है। क्या पढ़ेंगे? फ्लैजिलेशन कैसी है बैक्टीरिया के अंदर। आइए देखते हैं फ्लैजिलेशन का क्या है सीन इसमें। फ्लैजिलेशन का मतलब हो गया कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस या फिर एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला के बेसिस पर बैक्टीरिया को 2 ग्रुप्स में जो है डिवाइड कर देते हैं। आइदर दे आर फ्लैजिलेट, ठीक है, और दे आर नॉन फ्लैजिलेट। यानी जिनके पास फ्लैजिला होगा उनको हम फ्लैजिलेट बोलेंगे, जिनके पास फ्लैजिला नहीं होगा उनको हम नॉन फ्लैजिलेट बोल देंगे, ठीक है। तो फ्लैजिलेट में प्रेजेंट होगा फ्लैजिला और इसमें एब्सेंट होगा फ्लैजिला, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब इसके बेसिस पर काफ़ी सारे हमारे पास आते हैं फ्लैजिला के टाइप भी, जिसमें हमारे पास फर्स्ट आता है, द वेरी फर्स्ट इज ए ट्राइकस। वेरी फर्स्ट इज ए ट्राइकस, ठीक है। ट्राइकस वर्ड यहाँ पर हम फ्लैजिला के लिए लगाएंगे। ए का मतलब होता है विदाउट, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया ए ट्राइकस। सेकंड हमारे पास कौन सा आ जाएगा? ए ट्राइकस के बाद, ए ट्राइकस के बाद आ जाएगा हमारे पास सिंपल मोनोट्राइकस। ए ट्राइकस, मोनोट्राइकस, देन एम्फीट्राइकस, ठीक है, एम्फीट्राइकस,
देन पेरिट्राइकस, देन पेरिट्राइकस के बाद फिफ्थ आ जाएगा हमारे पास लोफोट्राइकस, एंड सिक्स्थ वन इज बट बताओ कौन सा, सिफेलोट्राइकस। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं कि इन चारों में क्या है, इसकी शेप्स कैसी हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आई इसमें ए ट्राइकस। तो ए ट्राइकस में क्या होगा, यानी कि विदाउट फ्लैजेला होगा। ठीक है, ए ट्राइकस में कैसा होगा बच्चे, विदाउट फ्लैजेला होगा। यानी बैक्टीरिया है ये, बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजेला। ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस बच्चे। सेकंड आ गया मोनोट्राइकस, यानी कि बैक्टीरिया विद सिंगल फ्लैजेला, तो ये मोनोट्राइकस हो जाएगा। एम्फीट्राइकस मतलब बैक्टीरिया में क्या होगा, दोनों तरफ फ्लैजेला होगा लेकिन एक एक होगा। ठीक है, दोनों एंड्स में क्या होगा, फ्लैजेला होगा लेकिन सिंगल फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। पेरिट्राइकस में क्या होगा, बैक्टीरिया की बॉडी में चारों तरफ जो है फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे। पेरी का मतलब क्या होता है, ऑल ओवर द बॉडी। ठीक है, पेरी का क्या मतलब होता है बच्चे, ऑल ओवर द बॉडी होता है पेरी का मतलब। ठीक है, लोफोट्राइकस में क्या होगा बेटा, जैसे सपोज करो ये हमारा बैक्टीरिया है, तो लोफो में क्या होगा, दोनों तरफ टफ्ट्स प्रेजेंट, एक ही तरफ टफ्ट प्रेजेंट होगा, सॉरी। लोफो में क्या होगा, सिंगल साइड ही फ्लैजेला का क्या प्रेजेंट होगा, गुच्छा प्रेजेंट होगा, टफ्ट प्रेजेंट होगा। और सिफेलो में क्या होगा, सिफेलो में इस तरीके से होगा, सपोज ये हमारा बैक्टीरिया है तो दोनों तरफ जो है टफ्ट प्रेजेंट होंगे फ्लैजेला के, ये होगा हमारा सिफेलो। तो क्लियर हो गया, मीनिंग डायग्राम से ही आपको क्लियर हो गया होगा फ्लैजेला टॉपिक सारा, तो आप इसको भी नोट करेंगे वीडियो पॉज करके। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आता है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। हमारे पास ये टॉपिक आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, और अगर आप हायर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आपने यहाँ पे अच्छे से समझ लिया तो, कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो क्या होते हैं। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले आ गया ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है बेटा जी, तो कैसे पता लगा कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव है कौन सा ग्राम नेगेटिव है, ये ग्राम क्या है। तो एक साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन ग्राम, ठीक है, उन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया था कि बैक्टीरिया को, इन्होंने कहा कि बैक्टीरिया को जो है स्टेन करते हैं हम, क्या करते हैं, बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं। तो उस स्टेन के बेसिस पर अगर बैक्टीरिया वो स्टेन को रिटेन कर लेंगे तो वो ग्राम पॉजिटिव कहलाएंगे, अगर वो बैक्टीरिया उस स्टेन को रिटेन नहीं करेंगे और कलरलेस हो जाएंगे तो वो ग्राम नेगेटिव कहलाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम स्टेप्स पढ़ेंगे क्या होती है, बैक्टीरिया की स्टेन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। क्या करवाते हैं हम, रिएक्शन ऑफ बैक्टीरिया विद स्टेन। ठीक है, तो इसके कुछ एक स्टेप्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे द वेरी फर्स्ट स्टेप है कि सबसे पहले बैक्टीरिया को हम ट्रीट करवाएंगे, बैक्टीरिया इज ट्रीटेड विद, सबसे पहले किससे ट्रीट करवाएंगे बच्चे, वीकली एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट से। ठीक है, सबसे पहले किससे करवाएंगे, वीकली एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट। ठीक है, क्रिस्टल वॉयलेट के वीकली एल्कलाइन सॉल्यूशन से हम इसको क्या करवाएंगे, ट्रीट करवाएंगे। तो जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, पिक्स अप ब्लू कलर। ठीक है, ब्लू कलर जो है वो स्टेन से, क्रिस्टल वॉयलेट जो स्टेन है इससे ब्लू कलर जो है पिक कर लेगा बैक्टीरिया। ठीक है, सेकंड स्टेप होगा, अब उसके बाद ये ब्लू कलर पिक कर लिया बैक्टीरिया ने, इसके बाद बैक्टीरिया को ट्रीट करवाएंगे, बैक्टीरिया इज ट्रीटेड विद 0.5% आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद हम बैक्टीरिया को ट्रीट करवाएंगे 0.5% आयोडीन सॉल्यूशन से, देन उसकी वॉशिंग करवाएंगे। ठीक है, देन वॉशिंग विद, सबसे पहले तो वाटर से वॉश कराएंगे उसको, जो रनिंग वाटर होता है। ठीक है, देन अल्कोहल से, पहले वाटर से वॉश करवा के फिर अल्कोहल से। इसके बाद फाइनल हमारा रिजल्ट ही आ जाता है कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि विच रिटेन, बैक्टीरिया विच रिटेन द स्टेन, ठीक है, आर कॉल्ड व्हाट बच्चे, ग्राम
पॉजिटिव, वेरी गुड। उनको क्या बोल देंगे? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोल देंगे, ठीक है। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या है? बैसिलस सबटिलिस। क्या एग्जाम्पल है इसका बच्चे? बैसिलस सबटिलिस, सेपरेटली अंडरलाइन, ठीक है, बैसिलस सबटिलिस। और फोर्थ हो जाएगा कि अगर बैक्टीरिया विच डू नॉट रिटेन द स्टेन एंड रिमेन कलरलेस, और जो कलरलेस ही रहेंगे, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और ग्राम नेगेटिव का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चे? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ई कोलाई। ई कोलाई मतलब एस्किरिकिया कोलाई, ठीक है। तो आप इसको भी नोट करेंगे। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का क्या है? एक छोटा सा एक्टिविटी लगा लो, ठीक है, कि कैसे हम प्रूफ करते हैं कि कोई ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। जनरली ये चीज़ बताई नहीं जाती है, आपको बताई जा रही है, तो आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आपकी नॉलेज के लिए बहुत बेस्ट है ये, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, इसको नोट करेंगे, ओके, ठीक है बच्चे। तो आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम हमारे इसी में ही मोनेरा के अंदर ही नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। क्लियर है? इसको नोट कीजिए, ठीक है बच्चे। तो हमारे पास नेक्स्ट आया कि कंपोनेंट्स क्या हैं हमारे पास बैक्टीरियल सेल के। तो क्या क्या कंपोनेंट्स हैं बैक्टीरियल सेल के? सबसे पहली बात, बैक्टीरिया किसका बना होता है? वो बना होता है सेल एनवेलप का। उस सेल एनवेलप जो है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उस बैक्टीरियल सेल की, ठीक है। अब इसके आगे फर्दर पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है ग्लाइकोकैलिक्स, देन होता है सेल वॉल, एंड देन होती है इसकी सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स का काम क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स का काम होता है बैक्टीरियल सेल को स्टिकी जो है नेचर प्रोवाइड करवाना, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर ग्लाइकोकैलिक्स का काम क्या है? प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू सेल, ठीक है। ये क्या करता है? स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करता है सेल को, प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू सेल। कौन? ग्लाइकोकैलिक्स। सबसे बाहर प्रेजेंट होगा सेल एनवेलप में। फिर आएगी सेल वॉल। सेल वॉल हमें पता ही है क्या करती है? रिजिड होती है, सॉलिड होती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्ट करती है जो सेल के अंदर की ऑर्गेनेलीज होती हैं उसको, ये सब हम पढ़ते आए हैं। लेकिन सेल वॉल का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है बच्चे? वो ये है कि जब हम ऐसे सेल को, ऐसे बैक्टीरियल सेल को जिसके अंदर सेल वॉल है या प्लांट सेल जिसके अंदर सेल वॉल है, उसको अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करेंगे तो वहाँ पर सेल की बर्स्टिंग नहीं होने देती। ये सेल वॉल क्या करती है? सेल की बर्स्टिंग नहीं होने देती, क्योंकि ये इसकी जो सेल वॉल की जो वॉल है, सेल वॉल में वो ऐसे केमिकल से मिलकर बनी है जो क्या करते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर को काउंटरैक्ट करते हैं, अपोज करते हैं और वॉल प्रेशर लगाते हैं और सेल की बर्स्टिंग होने से बचा लेते हैं। तो आप ये बात ध्यान में रखेंगे कि सेल वॉल का मेन फंक्शन क्या हो गया? प्रिवेंट सेल फ्रॉम बर्स्टिंग, ठीक है, इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है बच्चे। हम पढ़ा था कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा बच्चे, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये पहली बात तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में होती है। मान लो हमारे पास एक सॉल्यूशन है जो कि हाइपोटोनिक है और ये अंदर हमारे पास क्या है? सेल है, ठीक है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें क्या होगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है। सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है? ज़्यादा होती है। सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होती है? कम होती है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब ये सेल है, बाहर क्या है? सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो बाहर से वाटर जो है वो सेल के अंदर मूव करना स्टार्ट करेगा। क्या करेगा? बाहर से सेल के अंदर वाटर मूव करना स्टार्ट करेगा। तो सेल क्या करेगा? सेल विल गेन वाटर, सेल विल स्वेल अप, और सेल क्या करेगा? बर्स्ट होने के चांस रहते हैं। तो लेकिन जब सेल के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होगी तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर को कॉन्ट्रैक्ट करेगी, एक वॉल प्रेशर लगाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चे जी? जिसकी वजह से ये सेल बर्स्ट नहीं होगा। तो ये मेन फंक्शन है किसका? सेल वॉल का, ठीक है। और बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल है वो बनी किसकी होती है बेटा जी? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, ठीक है। तो आप ये बात भी ध्यान में रखेंगे कि सेल वॉल किसकी बनी हुई है? पेप्टिडोग्लाइकन की, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था ना, सेल्यूलोज की बनी होती है, फंगल सेल वॉल जो है वो काइटिन की बनी होती है, ठीक उसी तरीके से बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। इतनी बात क्लियर हुई आपको, ठीक है। तो इस प्रोसेस को जिसमें वाटर जो है मूव करता है हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस, और ये ऑस्मोटिक सॉल्यूशन का ही टाइप है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर है बच्चे? इसको हम ज़्यादा अच्छे से सेल वाले चैप्टर में हमारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है।
उसके बाद हमारी थर्ड आती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन तो आपको पता ही है कि ये क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो जो भी साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं उनको प्रोटेक्ट करती है मैकेनिकल इंजरी से। तो इसका सेल मेम्ब्रेन का काम भी क्या हो गया, एक तरीके से प्रोटेक्शन का हो गया। ठीक है बच्चे, फिर आता है हमारे पास सेल एनवेलप के बाद साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में क्या हुआ साइटोप्लाज्म में क्या होगा बच्चे, साइटोप्लाज्म के अंदर मीजोसोम होगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म में मीजोसोम होगा। सबसे पहले मीजोसोम क्या है, मीजोसोम मैंने आपको बताया था अभी स्टार्टिंग में कि जो डीएनए है वो फोल्ड हो जाता है और क्या बना लेता है, न्यूक्लियोइड बना लेता है, और वो न्यूक्लियोइड एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से अटैच्ड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मीजोसोम बोलते हैं। क्लियर है। फिर हमने राइबोसोम्स पढ़े, राइबोसोम्स के बारे में मैं आपको बता दिया कि प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं और बैक्टीरिया के अंदर 70S के टाइप के राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट होते हैं, 70S टाइप। एक चीज और बताती हूँ, राइबोसोम में जो ये 70S हम पढ़ते हैं, इसमें जो ये S है, S स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। S स्टैंड्स फॉर व्हाट बच्चे, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक है, ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल भी हमें पता है इसका कैसा है, डीएनए है, नेक्ड होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है, और नेक्ड किसकी वजह से होता है, क्योंकि एक तो ये प्रोकैरियोट्स हैं, यहाँ पर सेल न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होगा, इसीलिए इनको हमने नेक्ड कह दिया। और सेकंड थिंग क्या होगा, यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ भी एसोसिएशन नहीं होती, तो हम इनको नेक्ड बोल देते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल को नेक्ड, तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। पहले आप इसको नोट करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लिया आपने। ठीक है बच्चे, तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है हमारा, जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है हमारा, यहाँ पर न्यूक्लियोइड है। ठीक है, कैसा है, न्यूक्लियोइड है, यानी कि जो डीएनए है वो कैसा है, नेक्ड है। और डीएनए नेक्ड है किसकी वजह से, दो रीजंस की वजह से। पहला तो ठीक है कि वहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो एब्सेंट है। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप क्या है, एब्सेंट है। और सेकंड थिंग कि वहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ एसोसिएशन भी नहीं है, हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ एसोसिएशन नहीं है, यानी कि नॉन एसोसिएशन विद हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है बच्चे, तो आप इसको इतना नोट करें, फिर हम प्लाज्मिड्स और इंक्लूजन बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, तो अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मिड्स के बारे में। आपने नोट कर लिया कंपोनेंट्स में जो हमारी सेल एनवेलप है उसके बारे में, जेनेटिक मटेरियल तक हमने पढ़ लिया था। अब हम देखते हैं प्लाज्मिड्स क्या होते हैं। तो प्लाज्मिड्स जो हैं ये हमारे न्यूक्लिक एसिड जो हमारा डीएनए है यहाँ पर नेक्ड है उस जेनेटिक मटेरियल के अलावा प्रेजेंट होते हैं। तो ये प्लाज्मिड्स कैसे होंगे बेटा जी, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर्स होते हैं ये। सेकेंड थिंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर्स सेल्फ रेप्लिकेटिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये क्या करते हैं, यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर जो है प्रोवाइड करवाते हैं किसको, बैक्टीरिया को। यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर टू बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया को यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर प्रोवाइड कराते हैं। फिनोटिपिक कैरेक्टर का मतलब होता है कुछ एक यूनिक एक मॉर्फोलॉजी में उसकी फीचर जो है ये ऐड करवाते हैं प्लाज्मिड्स। क्लियर है, तो यहाँ पर प्लाज्मिड्स भी प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट आ जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज में फर्स्ट है गैस वैक्यूल्स। ठीक है, गैस वैक्यूल्स क्या करते हैं, हमें पता ही लग रहा है गैस है, वैक्यूल वैक्यूल होलो स्ट्रक्चर होता है और गैस वैक्यूल है, तो यानी कि बायोएंसी में हेल्प करेंगे। तो गैस वैक्यूल्स क्या करते हैं, साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, गैस वैक्यूल्स कहाँ पर होते हैं, साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं और क्या करते हैं, फॉर बायोएंसी मैकेनिज्म। ठीक है, बायोएंसी मैकेनिज्म के लिए प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बायोएंसी मैकेनिज्म क्या होगा कि डे टाइम में ये इस बैक्टीरिया को क्या करते हैं, प्रॉपर पोजीशनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, प्रोवाइड पोजीशनिंग। ठीक है, प्रॉपर पोजीशनिंग ड्यूरिंग डे टाइम। क्लियर है बच्चे, दिन के समय जब फोटोसिंथेसिस होनी होती है तो ये बैक्टीरिया को प्रॉपर क्या करवाते हैं, पोजीशनिंग प्रोवाइड करवाते हैं इस बायोएंसी मैकेनिज्म के थ्रू गैस वैक्यूल्स। ठीक है, सेकंड आ गया फूड रिजर्व। तो फूड रिजर्व कैसा होता है बैक्टीरिया के अंदर, हमें पता है फूड रिजर्व या तो ग्लाइकोजन होता है, ठीक है, या फिर फैट होता है, या फिर क्या होता है बच्चे, PBHB यानी पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट।
पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। ठीक है बेटा जी, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। तो ये फूड रिजर्व हो गया इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आती है इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स। तो इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स क्या होती है, पहले आप इसको नोट करेंगे पॉज करके वीडियो। ठीक है बच्चे, अब आगे हमारे पास इंक्लूजन बॉडीज के अंदर लास्ट इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स क्या होती हैं उनके बारे में देखते हैं हम। इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स क्या है बेटे, हमारे पास एक एग्जाम्पल आता है एक्वा स्पाइरिलम मैग्नेटो टेक्टिकम। एक्वा स्पाइरिलम मैग्नेटो टेक्टिकम। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सी इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स प्रेजेंट होती हैं, मैग्नेटोसोम्स। कौन सी होती हैं बच्चे, मैग्नेटोसोम्स होती हैं। ये इस बैक्टीरिया को क्या प्रोवाइड करवाती हैं, ये बैक्टीरिया को हेल्प करवाती हैं, हेल्प बैक्टीरिया, ताकि वो जियोमैग्नेटिक लाइंस के अलोंग क्या कर सके, ओरिएंट कर सके। ठीक है, हेल्प बैक्टीरिया टू ओरिएंट अलोंग जियोमैग्नेटिक लाइंस। ठीक है बेटा जी, तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। ये क्या होगी, इंक्लूजन बॉडीज होगी। इंक्लूजन बॉडीज का थर्ड टाइप था इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स। इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स फर्स्ट पढ़ा था हमने गैस वैक्यूल, जो साइनोबैक्टीरियम प्रेजेंट होता है, बायोएंसी रेगुलेशन मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, उसको प्रॉपर पोजीशनिंग प्रोवाइड करता है। सेकंड था कि फूड रिजर्व कैसा होगा, ग्लाइकोजन होगा, फैट होगा और पीबीएचबी होगा, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। और थर्ड पढ़ा हमने इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स कैसी होंगी। तो एग्जाम्पल हमने पढ़ा कि एक्वा स्पाइरिलम मैग्नेटो टेक्टिकम एक ऐसा मोनेरन है जिसके अंदर मैग्नेटोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये मैग्नेटोसोम्स क्या करते हैं, बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं कि वो जियोमैग्नेटिक लाइंस के अलोंग क्या कर सके, ओरिएंट कर सके। क्लियर है बच्चे, आप इसको नोट करेंगे। इसके बाद हम मोनेरा के अंदर लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हमारा रिप्रोडक्शन का। ठीक है, इसको नोट कीजिए। ठीक है बच्चे, तो अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की मोनेरा के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। तो 3 टाइप से होती है रिप्रोडक्शन इसमें। फर्स्ट होती है बाइनरी फिजन, ठीक है, सेकंड होती है स्पोरुलेशन और थर्ड होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में बेटा जी, बाइनरी फिजन के बारे में। तो बाइनरी फिजन जो है आपको पता होना चाहिए, सबसे कॉमन मेथड है बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन। बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन का सबसे कॉमन मेथड कौन सा है, बाइनरी फिजन है। इसमें होता क्या है, मैं आपको छोटा सा ब्रीफ में बता देती हूँ क्या होगा इसमें। बाइनरी फिजन में जो मैच्योर बैक्टीरिया है वो सिंपली 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाता है। ठीक है, तो ये हो गया बाइनरी फिजन का मेथड। मैच्योर बैक्टीरियम डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। सेकंड आता है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन में क्या होगा, बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन एक स्पेशल टाइप के स्पोर्स होते हैं बैक्टीरिया के अंदर जो देखे जाते हैं, वो होते हैं एंडोस्पोर्स। ठीक है, स्पोरुलेशन को डिस्कस कर रहे हैं, इसमें स्पेशल टाइप के स्पोर्स होते हैं। कौन से बच्चे, एंडोस्पोर्स। ठीक है, अब ये जो एंडोस्पोर्स होते हैं ना बेटा जी, ये एंडोस्पोर्स थिक वॉल्ड होते हैं और हाईली रेजिस्टेंट होते हैं। इनका 2 ही फीचर है, थिक वॉल्ड एंड हाईली रेजिस्टेंट। ठीक है, हाईली रेजिस्टेंट स्पोर्स होते हैं ये। हाईली रेजिस्टेंट स्पोर्स कैसे होते हैं कि एक तो ये +-100 डिग्री तक सेल्सियस तक के टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेते हैं। ठीक है, और सेकेंड थिंग क्या होती है, एक तो इस टेम्परेचर को ये क्या कर लेते हैं, टॉलरेट कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो टॉलरेंस पावर है, जो रेजिस्टेंट पावर है, इनके अंदर आई किस वजह से है, 3 रीजंस की वजह से आई है। सबसे पहली बात तो इनकी वॉल कैसी है, थिक है। ठीक है, थिक वॉल्ड है। सेकंड थिंग कि इनके अंदर जो वाटर कंटेंट है वो कैसा है, लो है। ठीक है, लो वाटर कंटेंट प्रेजेंट है इसके अंदर, बिल्कुल ठीक बात। और थर्ड थिंग क्या है इसके अंदर कि एक एंटी कोआगुलेंट केमिकल प्रेजेंट होता है इसके सरफेस पे। वो क्या होता है बेटा जी, एंटीकोगुलेंट केमिकल, बताइए। उसका नाम है डाइपाइकोलिनिक एसिड। डाइपाइकोलिनिक एसिड, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, डाइपाइकोलिनिक एसिड एंटीकोगुलेंट केमिकल है। इन तीनों की वजह से ही इसके अंदर क्या आती है, रेजिस्टेंस आती है। ये क्या है, हाईली रेजिस्टेंट स्पोर्स हैं। ठीक है, हाईली रेजिस्टेंट स्पोर्स ड्यू टू इन्हीं 3 कैरेक्टर्स की वजह से ये हाईली रेजिस्टेंट क्या है बच्चे जी, स्पोर्स हैं हमारे। क्लियर है इतनी बात।
स्पोरुलेशन क्लियर है। एंडोस्पोर्स क्या होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, प्लस माइनस 100 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को ये क्या कर सकते हैं बेटा जी, टॉलरेट कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात आपको। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उससे पहले आप ये सब नोट कीजिए एक बार, ठीक है बेटा। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है बैक्टीरिया में, वो किसके थ्रू होती है, 3 मेथड्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बैक्टीरिया में। फर्स्ट है कॉन्जुगेशन, सेकंड है ट्रांसफॉर्मेशन एंड थर्ड है ट्रांसडक्शन, ठीक है बेटा जी। तो हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे, किसको, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे हम बैक्टीरिया में, 3 टाइप्स की है, 3 टाइप्स की मेथड से होती है। फर्स्ट है कॉन्जुगेशन, ठीक है, सेकंड है ट्रांसफॉर्मेशन एंड थर्ड वन इज ट्रांसडक्शन, ठीक है। मैं आपको तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूंगी, ठीक है, आपके लिए उतना सफिशिएंट रहेगा, लेकिन आप समझेंगे ध्यान से, ठीक है। जो सबसे पहली टर्म आई है हमारे पास कॉन्जुगेशन, इसको समझने से पहले हम 2 टर्म समझेंगे, पिलाई और फिम्ब्रे क्या होते हैं, ठीक है। क्या बच्चे, पिलाई और फिम्ब्रे, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो पिलाई जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, आप इतना ध्यान रखेंगे। ये कैसे होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, ग्राम किसमें, नेगेटिव में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, और किस में हेल्प करते हैं, ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है बेटा जी। फिम्ब्रे जो होते हैं ये ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैसे होते हैं, ब्रिसल लाइक, ठीक है। ये ग्राम पॉजिटिव में और ग्राम नेगेटिव में दोनों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ये किस में हेल्प करते हैं बेटे, अडहेशन में, चिपकने में हेल्प करते हैं ये, ठीक है। तो ये पिलाई और फिम्ब्रे में एक छोटा सा डिफरेंस हो गया। अब हम पढ़ते हैं कंजुगेशन सबसे पहला। तो सबसे पहला है कंजुगेशन। कंजुगेशन में क्या होगा, जो कंजुगेशन मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसमें क्या होता है, कंजुगेशन मेथड में जो बैक्टीरियल सेल होता है वो कैसा होता है, डायमॉर्फिक होता है। बैक्टीरियल सेल कैसा होता है बच्चे, डायमॉर्फिक होता है। ये टर्म आप ध्यान रखेंगे। डायमॉर्फिक का मतलब किसके अंदर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो मेल डोनर सेल, ठीक है, और एक होते हैं फीमेल रेसिपिएंट सेल, ठीक है। ये 2 टाइप के जो है इसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फीमेल डोनर, मेल डोनर को हम F पॉजिटिव बोलते हैं और फीमेल रेसिपिएंट को हम F नेगेटिव बोलते हैं। F स्टैंड्स फॉर फर्टिलिटी फैक्टर। F क्या होता है बेटा जी, फर्टिलिटी फैक्टर होता है, ठीक है। F क्या होता है, फर्टिलिटी फैक्टर होता है। अब इसमें होगा क्या, जो मेल डोनर सेल होगा, जो मेल डोनर सेल होगा उसके अंदर बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अलावा F फैक्टर प्रेजेंट होगा एक, ठीक है। वो F फैक्टर क्या है, प्लाज्मिड है। तो वो F फैक्टर जब क्या करेगा, ट्रांसफर कर जाएगा F नेगेटिव यानी कि फीमेल रेसिपिएंट सेल के अंदर, तो वहाँ के पे अपनी कॉपी डेवलप कर लेगा। कॉपी डेवलप करने के बाद ये क्या करेगा, उस F नेगेटिव फीमेल रेसिपिएंट को F पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब होता क्या है, मैं एक सिंपल सा आपको बेसिक स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। सपोज करो ये हमारा डोनर सेल है और ये हमारा रेसिपिएंट सेल है, यानी कि ये F पॉजिटिव है और ये F नेगेटिव है, यानी कि ये मेल है और ये क्या है, फीमेल सेल है। अब होगा क्या, इसके बाहर फिम्ब्रे प्रेजेंट होते हैं। जो मेल सेल होता है इसके बाहर फिम्ब्रे और पाइलस प्रेजेंट होता है। क्या होता है, फिम्ब्रे और फ्यू पाइलस। अब ये पाइलस क्या है, यही पिलाई हैं जो कंजुगेशन में हेल्प करेंगे। और इस पाइलस की हेल्प से इसके अंदर क्या होगा, एक तो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम हो गया अपना खुद का F पॉजिटिव वाले के अंदर, और एक इसके अंदर क्या होता है, ये F फैक्टर, फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक इसके अंदर ये F फैक्टर प्रेजेंट होता है और एक ये अपना बैक्टीरियल का क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ये हो गए पिलाई, ठीक है, और ये हो गए फिम्ब्रे। तो होगा क्या, ये पिलाई क्या करते हैं, इसके अंदर सिर्फ अपना ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोम प्रेजेंट है F नेगेटिव में, कोई फर्टिलिटी फैक्टर नहीं है, तभी इसको हमने F नेगेटिव कह दिया। अब होगा क्या, ये जो पिलाई है ये क्या करेगा, कंजुगेशन ब्रिज बना लेता है। ये क्या करता है बेटे, ऐसे पिलाई क्या करता है, कंजुगेशन ब्रिज बना लेता है, मेल और फीमेल के बीच में कंजुगेशन ब्रिज बना लेता है पिलाई, और जिसके थ्रू ये जो है इसके अंदर भी आ जाएगा, ठीक है। और ये F पॉजिटिव वाला क्या बन जाएगा,
F नेगेटिव वाला जो फीमेल रेसिपिएंट है वो क्या बन जाएगा, F पॉजिटिव बन जाएगा। ये होता है कंजुगेशन का मेथड। क्लियर है आपको इतना, ठीक है। और ये मेथड सबसे पहली बार किसमें देखा गया था, ई कोलाई के अंदर, और किसने देखा था, लैडरबर्ग एंड टैटम ने, ठीक है। ये साइंटिस्ट के नाम आपको ध्यान में रखने, लैडरबर्ग और टैटम ने ई कोलाई में सबसे पहले इस कंजुगेशन मेथड को जो है देखा था। क्लियर हो गया। पिलाई का स्ट्रक्चर, यहाँ पर फिम्ब्रे जो एंडेशन के लिए है, पिलाई जो पाइलस था वो कंजुगेशन ब्रिज बना लेगा, ठीक है, कंजुगेशन में हेल्प करेगा, इसकी ट्रांसफर करवा देगा इसके अंदर। इतनी बात क्लियर है बच्चे, इसको नोट करेंगे, फिर हम अपना सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन छोटे छोटे हैं इनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है बेटा जी, तो अब नेक्स्ट हमारे पास 2 बच गए थे, हमने कंजुगेशन डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास आता है ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, सिंपली जो हमारे पास सराउंडिंग मीडियम है, ठीक है, एक लिविंग बैक्टीरियम है उस सराउंडिंग मीडियम के अंदर, तो वो लिविंग बैक्टीरियम क्या करेगा, उस मीडियम से एक डीएनए की सेगमेंट को सिंपली एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो ये होगा इसके अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ डीएनए सेगमेंट फ्रॉम सराउंडिंग मीडियम बाय ए लिविंग बैक्टीरियम। और इस टाइप का किसने शो किया, ग्रिफिथ ने शो किया। अब नॉर्मली अगर हम ई कोलाई की बात करते हैं तो नॉर्मली जो ई कोलाई है वो ट्रांसफॉर्मेशन शो नहीं करता इतना इजीली कि वो इजीली एक सराउंडिंग मीडियम से डीएनए सेगमेंट पिक कर ले, ऐसा नहीं होता ई कोलाई में। लेकिन अगर हम ई कोलाई को किस में रख देते हैं, कैल्शियम क्लोराइड में रख देते हैं, तो आप ये बात नोट करेंगे बेटा जी कि अगर हम ई कोलाई को किस में रख देते हैं, प्लेस्ड इन कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 सॉल्यूशन, ठीक है, अगर इसको हम कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में रख देते हैं, देन दे एब्जॉर्ब डीएनए सेगमेंट, तब ये डीएनए सेगमेंट ऑब्जॉर्व कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये नहीं करते हैं, ठीक है बेटा जी। और ये जो डीएनए सेगमेंट के एब्जॉर्प्शन का जो टाइम है, ये नहीं कि हर बार ये डीएनए सेगमेंट आएगी, बैक्टीरिया होगा वो एब्जॉर्व कर लेगा, ऐसा नहीं है। बैक्टीरिया सिर्फ तभी एब्जॉर्व करेगा डीएनए सेगमेंट को जब वो अपनी एक्टिव ग्रोथ के एंड पीरियड में होगा, ठीक है, क्योंकि उस पीरियड में क्या होता है, जो बैक्टीरिया है वो एक स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट्स डेवलप करता है, ठीक है, और उसकी वजह से जो डीएनए सेगमेंट है वो एब्जॉर्ब हो जाती है इजीली बैक्टीरियम में। क्लियर है बच्चे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। थर्ड आता है हमारे पास ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होगा, सिंपली एक वायरस की हेल्प से क्या होगा, फॉरेन जीन्स की ट्रांसफर होगी एक होस्ट से दूसरे होस्ट में। इसमें क्या होगा, ये जिंडर और लेडरबर्ग ने जो है डिस्कवर किया था ये वाला मेथड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बैक्टीरिया में ट्रांसडक्शन का, और किसमें किया था, इन साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम में। किसमें किया था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम में किया था ये वाला मेथड, ठीक है, जिंडर और लेडरबर्ग ने किया था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम में कि फॉरेन जीन्स की ट्रांसफर होगी बाय मींस ऑफ वायरस की हेल्प से। कैसे, इसमें क्या होगा, जो वायरस है वो क्या करेगा, जो होस्ट सेल की जीन है, होस्ट की जो जीन है उसको यूज कर लेगा, ठीक है, उसकी मल्टीप्लिकेशन करवा देगा, इंस्टेड कि वो अपनी की मल्टीप्लिकेशन करवाता, वो क्या करेगा, होस्ट सेल की जीन की मल्टीप्लिकेशन करवा देता है। तो इस टाइप के वायरस कभी भी वायरुलेंट नहीं होते हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे कि वायरसेस ऑफ सच टाइप आर नॉट वायरुलेंट, क्योंकि वो खुद तो मल्टीप्लाई हो नहीं रहे, वो होस्ट सेल के ही जीन को क्या करवा रहे हैं, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो ये क्या हो गए, नॉट वायरुलेंट हो गए, नॉन वायरुलेंट हो गए इस टाइप के वायरसेस। क्लियर है। तो हमने 3 मेथड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी पढ़ लिए, हमने कंजुगेशन पढ़ लिया, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन, और उससे पहले हमने स्पोरुलेशन पढ़ा था जिसमें एंडोस्पोर्स का हमने रेजिस्टेंट नेचर पढ़ा था, और उससे पहले हमने बाइनरी फिजन पढ़ा था जो मोस्ट कॉमन मेथड है बैक्टीरियम की मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है बच्चे, तो आज हमारे पास ये बैक्टीरिया के टॉपिक जो है वो हमारा क्लियर हो गया, मोनेरा पूरा का पूरा। एक चीज रहेगी कि मोनेरा के अंदर न्यूट्रिशन कैसा होता है वो आपको पता ही है। इसके अंदर फोटोऑटोट्रोपिक भी होते हैं जो मोनेरन्स होते हैं, यानी कि लाइट की हेल्प से अपना फूड खुद बनाने वाले होते हैं, फोटोऑटोट्रोपिक। कीमोऑटोट्रोपिक होते हैं जो अदर रॉ मटेरियल्स की हेल्प से अपना फूड बनाते हैं, वो होते हैं कीमोऑटोट्रोपिक। ठीक है। सेप्रोट्रोपिक होते हैं जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड होते हैं और वहां से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, वो होते हैं सेप्रोट्रोपिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया। और एक होते हैं पैरासिटिक बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, होस्ट सेल पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है बेटे, जैसे हमें एग्जाम्पल पता है मोस्ट कॉमन विब्रियो कॉलेरे। विब्रियो कॉलेरे ऐसा बैक्टीरिया है जो कॉलेरा नाम की डिसीज कॉज करवाता है, तो एक पैरासिटिक बैक्टीरिया है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट किंगडम लेके आएंगे, किंगडम प्रोटिस्टा। उससे पहले आप ये किंगडम मोनेरा की क्लास को अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा और अपने प्रॉपर नोट्स बना लेना। ओके बच्चे, ऑल द वेरी बेस्ट।